बंगाल की राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है, राइट? लेकिन आज के इस खास विश्लेषण में हम जिस राइवरी की बात करने वाले हैं ना, उसने लिटरली पूरे स्टेट के पॉलिटिकल मैप को ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी की। आइए देखते हैं कि कैसे कभी एक साथ काम करने वाले ये दो दिग्गज आज एक दूसरे के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन बन गए हैं। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सोचिए, जो इंसान सालों तक ममता बनर्जी का सबसे भरोसेमंद कमांडर रहा, जिसने उनके लिए सत्ता की राह तैयार की, वो अचानक उनके लिए सबसे बड़ा खतरा कैसे बन गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा, वही इसके सामने एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा हो गया? काफी इंटरेस्टिंग है ना? इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हम शुरुआती सफर और टीएमसी को देखेंगे, फिर नंदीग्राम के ऐतिहासिक आंदोलन पर बात करेंगे, उसके बाद भतीजे के उदय और दरार को समझेंगे और अंत में बीजेपी में प्रवेश और उनकी नई रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, शुरुआती सफर और टीएमसी। इस कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब बंगाल में वामपंथी सरकार का एक छत्र राज था। शुभेंदु का सफर काफी लंबा रहा है। 1989 में उन्होंने कांग्रेस की छात्र राजनीति में कदम रखा। उस वक्त उनकी पहचान उनके पिता शिशिर अधिकारी से थी, जो खुद एक कद्दावर नेता थे। फिर आता है 1998 का साल। जब ममता बनर्जी ने टीएमसी बनाई तो पूरा अधिकारी परिवार उनके साथ आ गया। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? 2006 के विधानसभा चुनाव में जब टीएमसी पूरे राज्य में सिर्फ 30 सीटों पर सिमट गई थी, तब शुभेंदु ने मात्र 800 वोटों से अपनी सीट निकाली थी। बस यहीं से एक इलेक्शन मैनेजर के तौर पर उनकी चर्चा शुरू हो गई थी। अब ये 34 का जो आंकड़ा है ना, ये बहुत अहम है। ये 34 साल के उस विशाल वामपंथी शासन को दर्शाता है जिसे खत्म करने के लिए ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी ने हाथ मिलाया था। इस 34 साल की अजय सत्ता को उखाड़ फेंकने में ममता दीदी का चेहरा तो था ही, लेकिन शुभेंदु की उस ग्राउंड लेवल की मेहनत को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। आइए अब दूसरे और सबसे अहम पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, नंदीग्राम का ऐतिहासिक आंदोलन। 4000 ये कोई मामूली नंबर नहीं है। दरअसल साल 2007 में वामपंथी सरकार ने एक केमिकल हब और SEZ बनाने के लिए 4000 किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने का फैसला किया था। और बस इसी एक फैसले ने पूरे इलाके में एक ऐसे विद्रोह की चिंगारी भड़का दी जिसने आगे चलकर इतिहास रच दिया। हम सब जानते हैं कि नंदीग्राम ने ही ममता बनर्जी को बंगाल की दीदी बनाया। वो इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा थी, लेकिन पर्दे के पीछे उस पूरे आंदोलन की रूपरेखा कौन तैयार कर रहा था? कैडर को कौन ऑर्गेनाइज कर रहा था? जी हां, शुभेंदु अधिकारी। वो इस आंदोलन के एक साइलेंट लेकिन बेहद स्ट्रेटेजिक आर्किटेक्ट थे। उनकी इसी जमीनी रणनीति ने ममता दीदी का पूरा भरोसा जीत लिया था। और इसका नतीजा क्या हुआ? टीएमसी में शुभेंदु का कद तेजी से बढ़ता गया। 2009 और फिर 2014 में वो लोकसभा सांसद बने। 2016 में तो वो वापस राज्य की राजनीति में आए और कई प्रमुख विभागों के साथ शक्तिशाली मंत्री बन गए। पश्चिम मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुरा, इन सब वामपंथी गणों की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी गई। पार्टी की मशीनरी के लिए वो इतने जरूरी हो गए थे कि कई लोग उन्हें अघोषित रूप से ममता बनर्जी के बाद पार्टी का नंबर 2 मानने लगे थे। लेकिन जैसा कि कहते हैं ना, हर मजबूत गठबंधन का एक ब्रेकिंग पॉइंट जरूर होता है। तो चलिए तीसरे हिस्से पर नजर डालते हैं, भतीजे का उदय और दरार। यहीं से कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। पार्टी में अभिषेक बनर्जी का तेजी से उदय होने लगा। कई सोर्सेज बताते हैं कि इसके चलते पार्टी पर भाई भतीजावाद के आरोप लगने लगे। अभिषेक को शायद शुभेंदु की उस मजबूत जमीनी पकड़ से असुरक्षा महसूस होने लगी थी, और इसी पारिवारिक राजनीति ने एक इतने अनुभवी रणनीतिकार को अपनी ही पार्टी में एक तरह से बाहरी व्यक्ति बना दिया। धीरे धीरे इस सबसे असरदार नेता को साइडलाइन करने का एक सिस्टमैटिक सिलसिला शुरू हुआ। सबसे पहले पार्टी के बड़े फैसलों में उनकी अनदेखी होने लगी, फिर आधिकारिक कार्यक्रमों के पोस्टरों से वो गायब होने लगे, और देखते ही देखते उन्हें पार्टी के इनर सर्कल से पूरी तरह अलग कर दिया गया। एक ग्रासरूट लीडर और टॉप लीडरशिप के बीच की ये खाई बस चौड़ी होती चली गई। अब बात करते हैं कहानी के क्लाइमैक्स की, यानी हमारे चौथे हिस्से की, बीजेपी में प्रवेश और उनकी रणनीति। टीएमसी के अंदर चल रही इस दरार का फायदा उठाने के लिए विपक्ष पूरी तरह तैयार था। 19 दिसंबर 2020 की वो तारीख जब शुभेंदु अधिकारी आधिकारिक तौर पर गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए।
मतलब टीएमसी को कमजोर करने के लिए विपक्ष ने उसी के सबसे मजबूत सिपह सालार को अपने पाले में कर लिया। इसे आप एक क्लासिक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं। इस बगावत के बाद तल्खियां और बढ़ गईं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक बयान काफी चर्चा में रहा जब उन्होंने कहा, अमित शाह कौन है? ये कोई साधारण सवाल नहीं था, ये उस गहरे राजनीतिक तनाव का एक बहुत बड़ा प्रतीक था जो बंगाल में एक बड़े विस्फोट की तैयारी कर रहा था। और इसके जवाब में अमित शाह की प्रतिक्रिया भी उतनी ही उग्र थी। उन्होंने सीधे तौर पर कहा, मैं अमित शाह हूं और मैं बंगाल की इस भूमि से तृणमूल को उखाड़ने आया हूं। इन बयानों ने साफ कर दिया था कि अब ये दिग्गजों की लड़ाई सिर्फ वैचारिक नहीं रही थी, ये एक बेहद पर्सनल और आर पार की जंग बन चुकी थी। जैसा कि कई सोर्सेज रिपोर्ट करते हैं, यहां से दोनों खेमों ने एकदम अलग और पोलराइज्ड चुनावी रणनीतियां अपना लीं। आप देख सकते हैं कि एक तरफ टीएमसी की रणनीति थी अल्पसंख्यक वोटों को कंसोलिडेट करने की, तो वहीं दूसरी तरफ इसके जवाब में बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी ने बहुसंख्यक यानी हिंदू वोटों के एकीकरण पर पूरा फोकस लगा दिया। 2019 में ममता बनर्जी का एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कथित तौर पर कहा था, मैं मुसलमानों का तुष्टीकरण करती हूं, भले ही दूध देने वाली गाय मुझे लात मार दे। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यही वो बयान था जिसे विपक्ष ने एक बहुत बड़े रणनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। और इसके सीधे काउंटर में शुभेंदु अधिकारी की रणनीति भी वैसी ही थी। उन्होंने मंच से कहा, मैं केवल नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा, हिंदू इलाके हमारे हैं। उनका तर्क सीधा था कि जब एक पक्ष एक खास समुदाय की बात कर रहा है तो बहुसंख्यक आबादी को भी लामबंद होना पड़ेगा। इस तरह के ध्रुवीकरण ने वहां के पूरे चुनावी समीकरण को ही उलट-पुलट कर रख दिया। तो जो दो चेहरे कभी एक अजेय राजनीतिक मशीन के सबसे मजबूत पहिए हुआ करते थे, आज वो एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ खड़े हैं। विश्वास, महत्वाकांक्षा और रणनीति के इस खेल ने बंगाल को गहराई से बदल दिया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी गहरी और पर्सनल राइवलरी के बाद बंगाल की राजनीति का भविष्य आगे क्या होने वाला है? क्या इसका असर आने वाले दशकों तक दिखेगा? इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।